हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक तो होंगे ही। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक तो बिल्कुल देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करने के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करने के बाद फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एक बात तो आप दिमाग में रख लीजिए कि प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट मानी जाती है। तो प्रेगनेंसी बिगिंस विद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का जो इवेंट होता है, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यूट्रस के टिश्यू से अटैच हो जाती है, या जो ट्रोफोब्लास्ट है वो यूट्रस के टिश्यू से अटैच हो जाता है, उसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद के जितने इवेंट होते हैं वो प्रेगनेंसी में काउंट होते हैं, और उस दौरान बहुत सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी चेंज आएंगे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी कब से शुरू होगी? इम्प्लांटेशन से ही शुरू होगी। तो इम्प्लांटेशन के बाद देखो कौन कौन से चेंज आते हैं, देखिएगा ध्यान से। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, प्रेगनेंसी के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, मान लेते हैं कि ये ट्रोफोब्लास्ट है, तो ट्रोफोब्लास्ट से विलाई जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से विलाई जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, और इन विलाई जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। ये हैं ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, या इन्हीं का दूसरा नाम है कोरियोनिक विलाई, या इन्हीं का तीसरा नाम है, इन्हीं का तीसरा नाम है प्लेसेंटल विलाई। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं कहाँ से? ट्रोफोब्लास्ट से। और होता क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हैं वो यूट्रस के टिश्यू से इंटरडेजिटेट कर जाते हैं। वो यूट्रस के टिश्यू से इंटरडेजिटेट कर जाएंगे। ये क्या है? ये है यूट्राइन टिश्यू। या इसको हम मैटरनल टिश्यू भी कह सकते हैं, मैटरनल पार्ट। तो हुआ क्या है कि ये एम्ब्रायोनिक पार्ट है, यूट्रस क्या है? मैटरनल पार्ट है। यूट्रस का टिश्यू ट्रोफोब्लास्टिक विलाई से इंटरडेजिटेट ऐसे हो जाता है। तो क्या हो जाता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि एक ज्वाइंट स्ट्रक्चर बनता है। ये ज्वाइंट स्ट्रक्चर बना है। इसी ज्वाइंट स्ट्रक्चर का नाम, ये जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर बना है, इसी ज्वाइंट स्ट्रक्चर का नाम प्लेसेंटा है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि प्लेसेंटा क्या है। तो कहोगे एक ज्वाइंट स्ट्रक्चर है। किसके किसके बीच है? फीटल पार्ट और मैटरनल। मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के बीच जो ज्वाइंट स्ट्रक्चर बना उसी का नाम क्या है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है पहले ये देखो।
प्लेसेंटा। तो कहोगे ये ज्वाइंट पार्ट है किसके बीच, फीटल एंड मैटरनल पार्ट। एक क्वेश्चन। दूसरा, इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो ये फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है किसके बीच, फीटल एंड मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट के बीच जो फिजिकल कनेक्शन है वो किसने इस्टेब्लिश किया है, तो आंसर हम क्या देंगे, प्लेसेंटा। ठीक है। इसको बनाया किसने है, तो कहोगे फार्म बाई। तो या तो आंसर मिलेगा ट्रोफोब्लास्ट, अगर ट्रोफोब्लास्ट आंसर ना मिले तो आंसर दीजिएगा कोरियान, अगर कोरियान भी ना मिले तो कहिएगा एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। ठीक है, एक ही कोई आंसर मिलेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट कहो, चाहे कोरियान कहो, चाहे एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म कहो, इसी ने क्या बनाया है, प्लेसेंटा बनाया है। ठीक है, इसी नाते ह्यूमन प्लेसेंटा को कहा जाता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन। वापस चलते हैं, क्या था, अभी मैंने बताया कि इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले जिनका नाम ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, कोरियोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई। क्या किया, ये ट्रोफोब्लास्टिक विलाई इंटरडिजिटेट कर गए किससे, फीटस के पार्ट का किसके इंटरडिजिटेशन हो गया, मदर के पार्ट से या यूट्रस से, और जो जॉइंट स्ट्रक्चर बना उस जॉइंट स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, प्लेसेंटा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा देखिए, प्लेसेंटा के बारे में 2-3 क्वेश्चन मैंने अलग से आपको लिख दिए हैं। दूसरा सवाल ये है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये तो ये है अम्बिलाइकल कार्ड। अम्बिलाइकल कार्ड। अब अम्बिलाइकल कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो क्या कर रहा है, तो अम्बिलाइकल कार्ड की जिम्मेदारी है प्लेसेंटा को कनेक्ट करें किससे, ये क्या है, ये है फीटस। प्लेसेंटा को फीटस से कौन कनेक्ट करता है, तो प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करता है अम्बिलाइकल कार्ड। या अम्बिलाइकल कार्ड की जिम्मेदारी क्या है, तो कहोगे कनेक्ट फीटस टू द प्लेसेंटा या प्लेसेंटा टू द फीटस। तो इधर देखते हैं, अम्बिलाइकल कार्ड क्या है, तो कहोगे इसने कनेक्ट किया है फीटस विद प्लेसेंटा। फीटस को प्लेसेंटा से कौन जोड़ता है, फीटस को प्लेसेंटा से कौन जोड़ता है, आंसर देंगे अम्बिलाइकल कार्ड। काम जरा देखो बेटा, काम देखो, यहां से अगर यहां कुछ आना है तो किसके थ्रू आएगा, अम्बिलाइकल कार्ड। या यहां से यहां कुछ जाना है तो भी किसके थ्रू जाएगा, अम्बिलाइकल कार्ड। तो अम्बिलाइकल कार्ड की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपोर्ट करना है प्लेसेंटा से फीटस या फीटस से प्लेसेंटा। तो काम क्या है इसका, काम है ट्रांसपोर्ट मटेरियल, कहां से कहां, फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस या फीटस टू प्लेसेंटा। ठीक है, फीटस से प्लेसेंटा और प्लेसेंटा से फीटस, क्योंकि अम्बिलाइकल कार्ड में पाई जाती हैं ब्लड वेसल। उन ब्लड वेसल की जिम्मेदारी है कि प्लेसेंटा से चीजों को फीटस तक लाएं और फीटस से प्लेसेंटा तक ले जाएं। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको रटने हैं। अम्बिलाइकल कार्ड बनाया किसने है,
अगर अम्बिलाइकल कार्ड फार्म पूछेगा किसने बनाया है, तो याद रखिएगा ये अलाइन टोइस ने बनाया है। तो रटने वाला सवाल, प्लेसेंटा किसने बनाया, तो आप आंसर दीजिएगा कोरियान। और अम्बिलाइकल कार्ड किसने बनाया, तो आंसर दीजिएगा क्या, एलन टोइस। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, वापस चलते डायग्राम देखते हैं। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है उसने क्या किया, उसने बनाया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो किससे अटैच हो गया, यूट्रस के टिश्यू से। क्या बना, जॉइंट स्ट्रक्चर, नाम क्या है, प्लेसेंटा। बात खत्म। प्लेसेंटा को अम्बिलाइकल कार्ड से जोड़ा गया किसके, सॉरी, प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ा गया किसके द्वारा, अम्बिलाइकल कार्ड के द्वारा। अब आगे देखते हैं। आगे की स्थिति ये है कि अगर हम पूरा यूट्रस कंप्लीट कर लें, अगर हम पूरा यूट्रस कंप्लीट कर लेंगे तो ये बन जाएगा, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और ये यूट्रस है। ठीक है, तो ये यूट्रस हो गया। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्लग ऑफ म्यूकस, प्लग ऑफ म्यूकस। ठीक है, तो मोटा मोटा ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, लेकिन बात वही जो हमने आपको समझाई है। तो देखें कौन कौन है बात। देखो साफ साफ लिखा है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद क्या निकले, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कहाँ निकले, ट्रोफोब्लास्ट। नाम क्या है, कोरियानिक विलाई। किसके द्वारा घेरे जाएंगे, यूट्राइन टिश्यू। और क्या, मैटरनल ब्लड, मतलब मैटरनल पार्ट से घिर जाएंगे। कोरियानिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, इंटरडिजिटेट कर जाएंगे। और ज्वाइंटली क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसके बीच, डेवलपिंग एम्ब्रायो या फीटस और किसके बीच, मदर। नाम क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ लिखा है प्लेसेंटा कनेक्ट है किससे, एम्ब्रायो से। किसके द्वारा, अम्बिलाइकल कार्ड, जिसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना है सब्सटेंस का टू एंड फ्रॉम, इधर उधर। कहाँ से, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो, मतलब एम्ब्रायो तक ले जाएंगे या एम्ब्रायो से वापस प्लेसेंटा तक लाएंगे। ठीक है, अब फंक्शन भी जरा देख लेते हैं। तो सवाल है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फंक्शन, तो प्लेसेंटा के फंक्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्लेसेंटा के फंक्शन में जो सबसे पहली बात याद रखनी है, क्या, प्लेसेंटा की जिम्मेदारी है कि, प्लेसेंटा की जिम्मेदारी है कि यह सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से काम करता है और फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में या मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का। कौन से, जरा देखिए, मदर से O2 और न्यूट्रिएंट निकल के फीटस के ब्लड में जाएंगे और फीटस के ब्लड से CO2 और वेस्ट मदर के ब्लड में जाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। मदर और फीटस के ब्लड के बीच चीजों का एक्सचेंज होगा। किसका, जरा देखिए, O2 एंड न्यूट्रिएंट कहां से कहां,
तो O2 और न्यूट्रिएंट जाएंगे, O2 और न्यूट्रिएंट जाएंगे मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड। लेकिन CO2 और वेस्ट कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो CO2 और वेस्ट जाएंगे फीटल ब्लड टू मैटरनल ब्लड। एक चीज तो याद रखना है। दूसरा, प्लेसेंटा काम करता है एक्ट एज सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर। ये सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर के तरीके से काम करता है। इस नाते मदर के हार्मोन निकल के फीटस में नहीं जाएंगे, मदर की ब्लड सेल निकल के फीटस में नहीं जाएंगे, मदर की प्रोटीन ज़्यादातर निकल के फीटस में नहीं जाएंगे। तो ज़्यादातर चीज़ें मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड अलग अलग रहता है। किसके नाते? इस बैरियर के नाते। तो इसकी जिम्मेदारी है कि सेपरेट रखो किसको? मैटरनल एंड फीटल ब्लड। मैटरनल और फीटल ब्लड को एक दूसरे से क्या रखते हैं? अलग रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन फिर भी प्लेसेंटा एलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी। वो भी कौन सी? IgG। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम मैटरनल टू फीटल ब्लड। मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में एक एंटीबॉडी जाती है जिसको कहते हैं IgG, और इसी को कहते हैं मैटरनल एंटीबॉडी। मैटरनल एंटीबॉडी। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा पार करके माँ से बच्चे में जाती है। तो आंसर क्या देंगे? IgG जाती है। ठीक है। और काम देखते हैं। और अगर काम की बात करें तो प्लेसेंटा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये याद पूछा क्या सवाल है? प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि जितने दिन प्रेगनेंसी है उतने दिन रहेगी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट तो प्लेसेंटा भी खत्म हो जाएगा। तो जितने दिन है उतने दिन क्या करेगी? ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी तो क्या निकालेगी? तो हार्मोन का सिक्रीशन होगा। और हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो इन हार्मोन को कहोगे क्या? इन्हें कहेंगे प्लेसेंटल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्लेसेंटल हार्मोन। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब सवाल ये है कि कौन कौन से प्लेसेंटल हार्मोन निकलेंगे? तो नाम पूछता है। तो नाम देखें। एक हार्मोन निकलता है HCG, दूसरा हार्मोन निकलता है HPL, तीसरा हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, चौथा हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, और पांचवा हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। जैसे आप ये बताओगे वैसे एग्जामिनर पूछेगा इसमें से कौन से हार्मोन प्रोटीन नेचर के हैं? तो ये 3 प्रोटीन हार्मोन के हैं, जबकि ये 2 स्टीरॉयड हार्मोन के हैं। पहला सवाल, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो कहोगे HCG निकलता है, HPL निकलता है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें HCG, HPL और रिलैक्सिन क्या है? प्रोटीन नेचर के हैं, जबकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? स्टीरॉयड नेचर का है। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये पूछता है कि ये जो प्लेसेंटल हार्मोन हैं ये कहाँ से निकलते हैं?
प्लेसेंटल हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? सिक्रीटेड फ्रॉम, तो सबसे बढ़िया आंसर आप दीजिएगा कोरियन। कहाँ से निकलते हैं? कोरियन से। अगर कोरियन आंसर ना मिले तो ये आंसर लगाइएगा, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं? कोरियन से। कोरियन ना मिले तो क्या बताइएगा? ट्रोफोब्लास्ट बताइएगा। प्लेसेंटा के हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं ये याद होना चाहिए, और कहाँ से निकलते ये भी याद होना चाहिए। अब हमारे सामने 2-3 सवाल और आ गए हैं कि कौन कौन से हार्मोन प्रेग्नेंट वुमेन में निकलते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन में देखें, किसी प्रेग्नेंट वुमेन में, किसी प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन से स्पेशल हार्मोन निकलते हैं? तो किसी प्रेग्नेंट वुमेन में 3 हार्मोन, एक HCG, एक HPL और एक है रिलैक्सिन। ये तीनों हार्मोन सिक्रीटेड इन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में ही होंगे, मतलब किसी प्रेग्नेंट वुमेन में निकलेंगे। अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो ये नहीं निकलेंगे, एक बात। दूसरा है, प्रेग्नेंट वुमेन में हार्मोन लेवल इंक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन से हैं हार्मोन जिनका लेवल बढ़ जाता है? तो भैया लेवल तो उन्हीं का बढ़ेगा जो पहले से निकलते होंगे। और पहले से कौन से निकल रहे थे? जैसे एस्ट्रोजन पहले से निकल रहा था, अभी प्लेसेंटा से और निकलेगा तो लेवल बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन पहले से निकल रहा था, अभी और बढ़ जाएगा। तो लेवल इंक्रीज हम उनका कहेंगे जो हार्मोन पहले से निकलते होंगे, और जो पहले से निकलते होंगे उनका हम इंक्रीज बताएंगे। तो पहले से कौन से निकल रहे थे? पहले से निकल रहे थे एस्ट्रोजन। तो किसका किसका लेवल बढ़ा जरा बताओ? तो इंक्रीज लेवल में सबसे बढ़िया आप बताएंगे एस्ट्रोजन। इंक्रीज लेवल में आप बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन। इंक्रीज लेवल में बताएंगे थायरॉक्सिन। इंक्रीज लेवल में बताएंगे प्रोलैक्टिन। और इंक्रीज लेवल में बताएंगे कार्टिसोल। ध्यान से सुनिएगा, कौन से हार्मोन हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन में ही निकलते हैं? ओनली इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो ओनली में आप ये लगाइएगा। लेकिन कौन से हार्मोन हैं जिनके लेवल बढ़ जाते हैं? तो फिर आप ये लगाइएगा। ठीक है, सवाल है क्यों बढ़ जाते हैं? सवाल है क्यों बढ़ जाते हैं? तो ये सब हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं, और किसमें? फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ में मदद करते हैं, और किसमें? मैटरनल मेटाबॉलिज्म। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे हार्मोन क्यों बढ़े? तो इन हार्मोन की जिम्मेदारी है प्रेगनेंसी को मेंटेन करिए, फीटल की ग्रोथ में मदद करिए, और मदर की मेटाबॉलिज्म में जो चेंज आ रहा है उसको भी क्या करिए? मेंटेन करिए। तो दो अलग अलग सवाल हैं। कौन से हार्मोन हैं जो केवल प्रेग्नेंट वुमेन में निकलते हैं? वो ये हो गए। कौन से हार्मोन है जो प्रेग्नेंट वुमेन में लेवल बढ़ जाता है? तो लेवल में ये बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? मेंटेन करना है प्रेगनेंसी, और क्या? फीटल की ग्रोथ को, और क्या? तो आंसर देंगे मैटरनल मेटाबॉलिज्म। अब हमको ये पढ़ना है कि ये सारे हार्मोन करेंगे क्या। तो फंक्शन पढ़ने से पहले हम जरा एनसीईआरटी में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो साफ साफ लिखा है कि प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और क्या? न्यूट्रिएंट। किसको? एम्ब्रायो को। और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? स्किटरी वेस्ट। कहाँ से? एम्ब्रायो से, जो एम्ब्रायो बनाएगा।
प्लेसेंटा कनेक्टेड है किससे, एम्ब्रायो से, किसके थ्रू, अम्बिलाइकल कार्ड, जिसका काम है ट्रांसपोर्ट करना है टू एंड फ्रॉम एम्ब्रायो, मतलब एम्ब्रायो को देना है, एम्ब्रायो से लेना है। प्लेसेंटा काम करता है इंडोक्राइन टिश्यू, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन, जैसे HCG, अभी फुल फॉर्म हमने नहीं बताया, अभी आगे लिखाएंगे आपको। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, जैसे इस्ट्रोजेन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ETC लिखा है। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन का नाम क्या है, रिलैक्सिन। देखो लिखा है आल्सो, आल्सो का मतलब वहां से और, सिक्रीटेड बाय ओवरी, इसका मतलब रिलैक्सिन दो जगह से निकला, प्लेसेंटा से भी निकला और ओवरी से भी निकला। तो प्लेसेंटा और ओवरी दोनों जगह से निकला कौन, रिलैक्सिन, और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा से, तो HCG HPL कहेंगे। लेटस रिमेंबर, कह रहा है याद करो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। HCG HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ही केवल निकलते हैं, तो 3 हार्मोन। लेकिन इन एडिशन, इन एडिशन इनके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, जैसे कार्टिसाल, जैसे प्रोलैक्टिन, जैसे थायरॉक्सिन, ये सब बढ़ जाते हैं। इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन कहाँ, मैटरनल ब्लड। क्यों लिखा है, टिक कर लीजिए, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, ये एसेंशियल हैं किसके लिए, ये एसेंशियल हैं किसके लिए, तो देखो लिखा है फीटल ग्रोथ के लिए, और मेटाबॉलिक चेंज किसमें, मदर में, और मेंटेन किसमें, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। NCERT में HCG HPL और रिलैक्सिन का कोई काम नहीं दिया है, लेकिन हम लोग 2-2 पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। तो हम लोगों को फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन ऑफ HCG, पहला सवाल है तो HCG का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। H का फुल फॉर्म है ह्यूमन, C का फुल फॉर्म है कोरियोनिक, और G का फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। अब सवाल यह है कि कहां से निकला, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कहां से निकला, सिक्रीटेड फ्रॉम प्लेसेंटा, कहां काम करता है, काम कहां करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काम करता है एक्ट ऑन ओवरी, याद रखिएगा ये ओवरी पर काम करता है। क्या काम करता है, ये मेंटेन करता है किसको, कार्पस लूटियम, जो कार्पस लूटियम बनी थी रेमिनेंट पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल से, चूंकि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो उस कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा होगा, तो जितने दिन प्रेगनेंसी चले उतने दिन प्रोजेस्टेरॉन की कमी ना होने पावे, इस नाते कार्पस लूटियम को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। तो कौन मेंटेन करेगा, यही मेंटेन करेगा, मेंटेन कार्पस लूटियम, और क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा क्या, तो हम कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कहां से, फ्रॉम कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को मेंटेन करेगा। पर्पज, पर्पज वही है, मेंटेन करो प्रेगनेंसी। तो ये है HCG के क्वेश्चन। HCG कहां से निकला है, प्लेसेंटा से निकलता है। प्लेसेंटा में अगर पूछेगा तो कहां से बताओगे बेटा, कोरियन से निकलता है, इसी नाते इसका नाम कोरियोनिक है। काम कहां करता है, ओवरी पर। कैसे काम करता है, एज गोनेडोट्रोपिन, और गोनेडोट्रोपिन कौन है,
जैसे एफएसएच एलएच थे वैसे काम करता है। तो कार्पस लूटियम को मेंटेन करने की नेचुरल जिम्मेदारी एलएच की थी, लेकिन चूंकि एलएच अभी इनहिबिटेड है प्रोजेस्टेरॉन के नाते, प्रोजेस्टेरॉन ने प्रेगनेंसी के दौरान एलएच को इनहिबिट कर रखा है, तो फिर कार्पस लूटियम को मेंटेन कौन करेगा? तो कार्पस लूटियम को मेंटेन करने के लिए नया गोनेडोट्रापिन आया है। उस नए गोनेडोट्रापिन का नाम क्या है? यही एचसीजी है। तो ये ओरी पर काम करेगा एज ए गोनेडोट्रापिन, और काम क्या करेगा? मेंटेन करेगा कार्पस लूटियम और स्टिमुलेट करेगा क्या? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। लेकिन एक क्वेश्चन और है, एचसीजी को कहते हैं, एचसीजी को कहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन कौन है? तो प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन यही एचसीजी है। क्यों? क्योंकि क्योंकि होता क्या, जरा सुन लीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर फीमेल के यूरिन में एचसीजी है, इसका मतलब है उस फीमेल के अंदर प्लेसेंटा है, इसका मतलब है कि अंदर प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एचसीजी टेस्ट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन फीमेल यूरिन इज कंफर्मेटरी टेस्ट है क्या? प्रेगनेंसी का। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन वोमेन यूरिन ये क्या करता है? ये कंफर्म कर देता है किसको? प्रेगनेंसी को। इसी नाते एचसीजी को कहते क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। किसी पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वोमेन, किसी पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वोमेन की यूरिन में ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या पास होता है? एचसीजी। तो ये हो गए एचसीजी के सवाल जो एनसीईआरटी में दिए नहीं लेकिन आपके काम के हैं। फिर देखो, अब आता है एचपीएल। एचपीएल क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसकी जिम्मेदारी देखो, तो ये कहाँ काम करता है? एक्ट, ये कहाँ काम करता है? एट मैमेरी, मैमेरी ग्लैंड। ये मैमेरी ग्लैंड पर काम करता है, एक क्वेश्चन। और काम क्या करता है? स्टिमुलेट मिल्क सिंथेसिस या स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इन मैमेरी ग्लैंड। मैमेरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन कराएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्या कराएगा? और ये स्टिमुलेट मिल्क सिंथेसिस। इसका मतलब, इसका मतलब इसका सिनर्जिस्टिक, इसका मतलब इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है किसके साथ? विद प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन भी मिल्क की सिंथेसिस कराएगा, एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ ये मिल्क काम करता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन की भी जिम्मेदारी है मिल्क की सिंथेसिस करना, प्रोजेस्टेरॉन की भी जिम्मेदारी है थोड़ा मिल्क की सिंथेसिस करवाना या मैमेरी ग्लैंड में डिफरेंशिएशन करवाना, और ये काम कर ही रहा है। ठीक, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेनली ये मैमेरी ग्लैंड पर काम करेगा। अगला देखते हैं, रिलैक्सिन। पहला सवाल ये है कि कहां से निकला?
सिक्रीटेड फ्रॉम, तो दो जगह से, प्लेसेंटा से भी और ओरी, दो जगह से निकलता है। एक क्वेश्चन तो ये याद रखिएगा। काम देखिए क्या करता है, तो ये रिलैक्स करता है पेल्विक या पेल्विक लिगामेंट को, एक क्वेश्चन, या कहोगे प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस को रिलैक्स करेगा, जिससे कि पेल्विस थोड़ा वाइड होगी। उसका फायदा क्या होगा, वाइडनिंग करेंगे किसका, पेल्विस का, ठीक है, वाइड करवाएंगे, वाइड बर्थ, वाइड बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल को वाइड करवाना, पेल्विस को डायलेट कराना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, रिलैक्सिन की है। प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विस डायलेट होता जाएगा और चाइल्ड बर्थ के समय बर्थ कैनाल को रिलैक्स करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, रिलैक्सिन की है। कहाँ से निकलता, प्लेसेंटा से भी और ओरी से भी निकलता, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है सबके फंक्शन, लेकिन हमने दो दो चार चार पॉइंट आपको बता दिए। एचसीजी के भी सारे पॉइंट बता दिए हैं, एचपीएल के भी सारे पॉइंट बता दिए हैं और रिलैक्सिन के भी पॉइंट बता दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद ध्यान से सुनिएगा, इम्प्लांटेशन के बाद एक काम तो हुआ, प्लेसेंटा एंड अम्बलाइकल कार्ड, प्लेसेंटा बनाए, अम्बलाइकल कार्ड बनाए, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन इसके बाद इम्ब्रायो का भी तो डेवलपमेंट करना है। तो प्लेसेंटा बनने के, सॉरी, इम्प्लांटेशन के बाद दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ प्लेसेंटा बनाया जा रहा है, अम्बलाइकल कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इम्ब्रायो का भी तो डेवलपमेंट करना है। तो कैसे, देखिए, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो इनर सेल मास था, याद है इनर सेल मास, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो क्या था, ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ये क्या था, ये इनर सेल मास। ये इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास, जो इनर सेल मास है, यही तो इनर सेल मास है। तो इनर सेल मास क्या करेगा, इनर सेल मास डिफरेंशिएट कर जाएगा, और डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, ये बाहर की तरफ, बीच में और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बनाएगा एक्टोडर्म, बीच में बनाएगा मीजोडर्म, और अंदर की तरफ बनाएगा एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कौन बनाएगा, इनर सेल मास। कैसे, क्योंकि इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास की जितनी सेल्स हैं उन सब को माना जाता है स्टेम सेल। और स्टेम सेल मानने का मतलब क्या है, स्टेम सेल मानने का मतलब क्या है, स्टेम सेल का मानने का मतलब है कि इनके पास कैपेसिटी है टू फॉर्म एनी आर्गन। हम लोगों के शरीर का कोई भी आर्गन इन्हीं से बनेगा, स्टेम सेल मास से। तो स्टेम सेल मास में जितनी भी सेल हैं सबको सब हम स्टेम सेल कहते हैं, या इनर सेल मास में जितनी भी सेल उनको स्टेम सेल कहते हैं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है कि ये कोई भी आर्गन बना सकती हैं। क्यों, अभी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म बन गया है। इन्हीं तीनों को कहते हो इम्ब्रायोनिक
जर्म लेयर, ये जो एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर हैं यही तो सारे आर्गन बनाएंगे, और जब सारे आर्गन बनेगा तो उससे पूरा फीटस डेवलप हो जाएगा। और किस प्रोसेस से बनाएंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर में क्या होगी? ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और ऑर्गेनोजेनेसिस से क्या बन जाएंगे? सारे के सारे आर्गन बन जाएंगे। ठीक है, अब किससे कौन सा आर्गन बनता है? तो मोटा मोटा अगर दिमाग में रखना हो कि हम लोगों की बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है और स्किन का जो एपिडर्मिस है, नर्वस सिस्टम और स्किन एपिडर्मिस ये दोनों बनते हैं एक्टोडर्म से। ये कहां से? फ्रॉम एक्टोडर्म। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये बनते हैं कहां से? फ्रॉम इंडोडर्म। ठीक, बचे क्या? बचे बहुत सारे सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी, जैसे एक्सक्रीटरी, जैसे रिप्रोडक्टिव, जैसे कनेक्टिव, जैसे मस्कुलर, जैसे एस्केलेटल। ये जितने भी हैं सिस्टम, ज़्यादातर सिस्टम जो बचे हैं वो कहाँ से बनते हैं? तो आंसर देंगे फ्रॉम मीजोडर्म। तो याद रखना बड़ा आसान है, आप सिर्फ दो याद रखिए बस, नर्वस सिस्टम और स्किन। नर्वस सिस्टम और स्किन याद रखिए एक्टोडर्म का, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी एंडोडर्म का, और जो याद ना आए वो सब किसमें? मेजोडर्म। तो ज्यादातर सिस्टम किसके बने हैं? मेजोडर्म के ही बने होते हैं। ठीक है, चलिए वापस एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास है जो एम्ब्रायो बनाएगा वो डिफरेंशिएट करेगा। क्या डिफरेंशिएट करेगा? तो वो डिफरेंशिएट करेगा बाहर की तरफ एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म। मीजोडर्म जल्दी ही अपीयर होगी बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 लेयर जो हैं वही बनाएंगी ऑल टिश्यू या आर्गन इन द एडल्ट। कह रहा है इट नीड टू मेंशन हियर दैट इनर सेल मास में जितनी सेल हैं उन सब को क्या कहते हो? स्टेम सेल। क्यों? इनके अंदर पोटेंसी है जो बना सकती हैं ऑल द टिश्यू एंड क्या? आर्गन। ठीक है, चलिए अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्थिति ये है कि किस मंथ में कौन सा आर्गन बनेगा ये भी हमको याद रखना है। तो देख लेते हैं। ह्यूमन में अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो ये 9 मंथ की है, और इस 9th मंथ के टाइम को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये जेस्टेशनल पीरियड कितने दिनों का है? तो आंसर देंगे 9 मंथ का है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है कि डॉग और कैट का कितना होता है? तो डॉग और कैट का लगभग लगभग 60 to 65 डेज होता है। ठीक, वापस आइए। अब सवाल यह है कि जो 9 मंथ का टाइम है
इसमें किस मंथ कौन सा डेवलपमेंट होता है ये भी पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर एंड हो फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ के अंत में हमको क्या मिल जाएगा, तो हम कहेंगे हार्ट फॉर्म। और हार्ट बनने का फायदा क्या होगा, हार्ट बनने का फायदा होगा कि हार्ट साउंड सुन सकते हैं। तो हार्ट साउंड सुन करके ये बता सकते हैं कि फीटस लाइव है। तो इससे लाइव फीटस का इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गया है। तो 1 महीने पर हार्ट बन जाएगा, उससे हार्ट साउंड आएगा, इसका मतलब है कि फीटस क्या हो गया है, लाइव है। दूसरा सवाल ये है कि जब होगा एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ के अंत होते होते बन जाती हैं लिम्ब एंड डिजिट। लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर क्या आता है, फिर आता है एंड ऑफ थर्ड मंथ। तो चाहे थर्ड मंथ कहो, चाहे कहो 12 वीक, और चाहे कहो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बात तो एक ही है। चाहे कहो 3 महीना खत्म हो गए, चाहे कहो 12 हफ्ते खत्म हो गए, चाहे कहो पहली तिमाही खत्म हो गई, क्या होता है इस स्थिति में, मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, लिम्स डेवलप हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया और लिम्स प्रॉपर डेवलप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल जेनिटलिया कब बन जाते हैं, तो कहिएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या कहोगे 12 वीक, या कहोगे क्या थर्ड मंथ। उसके बाद देखो क्या होगा, फिर आएगा ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में क्या होगा, तो कहोगे हेयर एपियर ऑन हेड, एक चेंज आएगा। और दूसरा चेंज ये आएगा फर्स्ट मूवमेंट। पहला मूवमेंट कब होगा, तो आंसर देंगे फर्स्ट 5 मंथ में जो होगा, जो फिफ्थ मंथ होगा, उसी में पहला मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और सिर पे बाल कब आ जाएंगे, तो भी आंसर देंगे फिफ्थ मंथ। फिर क्या आएगा, फिर आएगा एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ। अब चाहे 6 मंथ कहो, चाहे 24 हफ्ते कहो, चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर कहो, बात तो एक ही है। अब क्या होगा, इस दौरान क्या डेवलप हो जाएगा, फाइन या बॉडी कवर बाई फाइन हेयर, बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आई लैसेज एपियर हो जाएंगे। आई लैसेज एपियर होने का मतलब है आई ओपन हो जाएंगे, ठीक। दूसरा सवाल, तो 6 मंथ के खत्म होने पर या 24 हफ्ते के खत्म होने पर बॉडी पर फाइन हेयर, पूरी बॉडी पर क्या आ जाएंगे, फाइन हेयर आ जाएंगे। फिर क्या आएगा, फिर आएगा एंड ऑफ 9th मंथ। तो जब 9 मंथ खत्म होगा, तब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाएगा। और अगर फीटस फुल्ली डेवलप है, तो ये रेडी होगा
रेडी फॉर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ तो किस महीने में कौन सा चेंज आएगा ये भी एनसीईआरटी में लिखा है और ये हमने आपको बता दिया है। एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं इसको। देखा लिखा है व्हाट इज द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन से, देखो लिखा है ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिनों तक की है, 9 मंथ। कह रहा हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग एंड एलिफेंट। हाँ एलिफेंट का बेटा छूट गया था, डॉग का और कैट का लगभग लगभग 60 to 65 है, एलिफेंट का 22 मंथ है। तो एलिफेंट का 22 मंथ है, ये अलग से आप याद करिएगा। दूसरा, ह्यूमन बीइंग में 1 महीने के अंत पर लिखा है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इम्ब्रायो में क्या बन जाता है, हार्ट। लिखा है टिक कर लीजिए, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस नोटिस बाई क्या, लिसनिंग हार्ट साउंड। किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप। लेकिन जब एंड होगा किसका, 2nd मंथ का, तो फीटस क्या डेवलप कर लेगा, लिम्ब और डिजिट। और जब खत्म होगा 12 वीक या पहली तिमाही, तो लिखा है मोस्ट ऑफ मेजर आर्गन सिस्टम क्या कर जाएंगे, बन जाएंगे। जैसे लिम्ब बन जाएंगे, जैसे एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन बन जाएंगे। पहला मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट फीटस का और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड कब होता है, ड्यूरिंग द 5th मंथ। लेकिन जब खत्म होगा क्या, 24 हफ्ते, 2nd ट्राइमेस्टर खत्म हो जाएगा, तो बॉडी कवर बाई फाइन हेयर और क्या, आईलिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट, और आई लैसेज बन जाएंगे। आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आई लैसेज बन जाएंगे, ठीक है। एंड होगा 9 मंथ का, तो फीटस फुल्ली डेवलप होगा और रेडी होगा किसके लिए, डिलीवरी के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। एक हेडिंग बची है इस चैप्टर की, पार्ट 2 रीजन एंड लैक्टेशन, वो हम आपको लास्ट लेक्चर या अगले लेक्चर पर पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।